जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी के वोकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। ठीक है दोस्तों, आवर्त सारणी पढ़ेंगे। इसमें हर एग्जाम में कम से कम एक दो क्वेश्चन पूछ ही लेता है। मेनली ये रेलवे में ज्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं। रेलवे में एक दो क्वेश्चन इससे जरूर ही आते हैं। तो आइए देखते हैं आवर्त सारणी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आवर्त सारणी की सबसे पहले देखते हैं कि जरूरत क्यों पड़ी। आवर्त सारणी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब तत्वों की खोज हो रही थी तो उनको अलग अलग पढ़ पाना बहुत ही क्या था, मुश्किल था। इसलिए धीरे धीरे वैज्ञानिक आते गए और उन्होंने इसको पढ़ने का एक साधारण तरीका निकालते चले गए। ठीक है, तो इन्होंने इन तत्वों को ग्रुप और समूह में बांटना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया। क्योंकि जो एक जैसे रासायनिक गुण जिन तत्वों के थे उनको एक ग्रुप में, और जिन तत्वों के भिन्न थे उनको, जिन तत्वों को अलग थे उनको दूसरे ग्रुप में रखना स्टार्ट किया। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला प्रयास जो आवर्त सारणी को बांटने का किया वे थे डोबेराइनर। ठीक है, तो डोबेराइनर ने अपना एक नियम दिया। डोबेराइनर ने अपना नियम क्या दिया? डोबेराइनर का ट्रिक सिद्धांत। ठीक है, डोबेराइनर का ट्रिक सिद्धांत। तो डोबेराइनर का ट्रिक सिद्धांत क्या है और इन्होंने कब दिया? 1817 ईस्वी में। 1817 ईस्वी में डोबेराइनर ने अपना एक नियम दिया जिसको बोलते हैं डोबेराइनर का ट्रिक सिद्धांत या डोबेराइनर्स ट्रायड्स लॉ। ठीक, अब डोबेराइनर का ट्रिक सिद्धांत क्या था कि इन्होंने बताया, इन्होंने तीन तत्वों को एक साथ लिया। तीन तत्वों को एक साथ लिया और उनको इस प्रकार डिवाइड किया, इस प्रकार वर्गीकृत किया कि जो बीच वाले तत्व का परमाणु भार है, जो बीच वाले तत्व का परमाणु भार है वे अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का औसत है। जैसे अगर हम कहें कि ये पहला तत्व, ये है तत्व, पहला तत्व ए, दूसरा बी और तीसरा सी। पहला तत्व ए, बी और सी। ठीक है दोस्तों, एलिमेंट है ए, बी, सी, और इसका जो परमाणु भार है, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार, ठीक है, एटॉमिक वेट इसका अगर हम मान ले Ma, इसका Mb और इसका Mc, तो जो बीच वाले तत्व का परमाणु भार है, मीन्स इसका जो परमाणु भार है Mb का, वो अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का औसत होगा। जैसे Ma प्लस Mc/2। ठीक है दोस्तों, इन्होंने अपना नियम में क्या बताया कि तीन तत्वों को एक ग्रुप लिया और उनका जो बीच वाले तत्व का परमाणु भार है वे अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का औसत होगा, अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का एवरेज होगा। ठीक है, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट। ठीक, अब देखिए इन्होंने कुल तीन ट्रायड लिए। जो फर्स्ट ट्रायड था, इनका जो फर्स्ट ट्रायड था उसमें कौन कौन तत्व रखे, तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि डोबेराइनर ने अपने फर्स्ट ट्रायड में कौन कौन से तत्व लिए थे। तो पहले कौन कौन से तत्व लिए थे? इनका जो पहले जो तत्व था वो था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है दोस्तों, तो लिथियम का जो परमाणु भार होता है वो 7 और सोडियम का 23 और इसका होता है 39। ठीक है, अब जैसे अगर सोडियम का परमाणु भार हम निकालते हैं तो इन दोनों तत्वों का, लिथियम प्लस पोटेशियम कितना है? 39/2। ठीक, अब इसको निकालेंगे तो ये आएगा 46/2 इक्वल टू आ जाएगा 23। तो डोबेराइनर ने पहले ट्रायड में कौन कौन से तत्व लिए? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। और पोटेशियम, जो सोडियम का परमाणु भार आया, ये इन दो तत्वों का परमाणु भार का औसत था। ठीक है दोस्तों, और दूसरे ट्रायड में
दूसरे ट्रायड में इन्होंने कौन कौन से तत्व लिए? अब दूसरे ट्रायड में इन्होंने कौन कौन से तत्व लिए? तो दूसरे ट्रायड में कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम ली। ठीक है दोस्तों, कैल्शियम का जो परमाणु भार होता है वो 40 और इसका 88, स्ट्रांसियम का 88 और बेरियम का 137। जब इन दोनों तत्वों का औसत लेंगे तो इसके इक्विवेलेंट आएगा, लगभग इसके बराबर आएगा। ठीक है दोस्तों, और जो तीसरा इनका ट्रायड था, तीसरा ट्रायड में कौन कौन से तत्व लिए? तो तीसरे ट्रायड में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है दोस्तों, और इसका होता है 35.5, इसका लगभग 80 और इसका 127। ठीक है, अब इन दोनों का औसत निकालेंगे, इसके लगभग में इक्वल आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, इसके लगभग में इक्वल आएगा। तो यहां से क्या याद रखना है? ट्रायड में डोबेराइनर का ट्रायड नियम में क्या याद रखना है कि इन्होंने तीन तत्वों का एक समूह लिया, बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का औसत होता है। पहले ट्रायड में कौन कौन तत्व लिए? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये याद रखना है। पहले ट्रायड में कौन कौन से तत्व लिए हैं? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इससे कैसे क्वेश्चन बनेगा? निम्नलिखित में से डोबेराइनर का पहले ट्रायड में तत्व नहीं है, तो इस तरह से क्वेश्चन इससे बनेगा। दूसरे ट्रायड में कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, तीसरे में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, डोबेराइनर का ट्रायड नियम में केवल तीन ही ग्रुप बने। कौन कौन? पहला क्या, कौन कौन से तत्व थे? पहले समूह में कौन कौन तीन तत्वों का ग्रुप बनाया, तो इसके बाद इसका लाभ फेल हो गया, क्योंकि आगे जो तत्व पाए गए वे इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे। अब दूसरे जो वैज्ञानिक आए, जो दूसरे वैज्ञानिक थे वे न्यूलैंड थे। न्यूलैंड ने अपना नियम दिया जिसे कहा जाता है न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम, और न्यूलैंड के अष्टक नियम में इन्होंने क्या बताया? इन्होंने जब न्यूलैंड के अष्टक नियम अपना रखा तो उस समय कुल ज्ञात तत्व थे, उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 56। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, न्यूलैंड ने जब अपना नियम दिया तो उस समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 56। और इन्होंने कब यह नियम दिया? 1866 ईस्वी में। 1866 ईस्वी में न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया, और इन्होंने क्या, जो एटॉमिक नंबर है या परमाणु क्रमांक जो तत्व है उन्होंने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा। तो तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। तो न्यूलैंड ने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। तो इससे दोनों ये भी याद रखना है, और कुल तत्वों की संख्या कितनी थी? 56 थी। और कब किया था? 1866 ईस्वी में इन्होंने अपना नियम दिया था, और तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा था। और इन्होंने बताया कि जो इनके नियम के अनुसार जो पहला तत्व है वे 8वें तत्व के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म में समान था। ठीक है दोस्तों, तो जैसे संगीत के 8 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, जो प्रथम तत्व है सा और लास्ट का प्रथम स्वर है सा और लास्ट का स्वर क्या है? सा है, दोनों आपस में समान है। उसी प्रकार इनका जो नियम था, जैसे इन्होंने सा रे गा मा पा धा नी, उसके बाद सा आया। ठीक है दोस्तों, अब इन्होंने जो पहला तत्व लिया वो हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन के बाद हीलियम को नहीं लिया, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो
हाइड्रोजन तो पहला, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद इन्होंने नियान को नहीं लिया, फिर सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन के बाद क्या है, आर्गन को नहीं लिया, उसके बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद कैल्शियम, और इसी तरह क्या हुआ आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने देखिए पहले तत्व का जो गुणधर्म है, जैसे यहाँ पे लिथियम का जो गुणधर्म होगा, यहाँ से ये अगर इसको पहला माने तो इसके 8वें तत्व कौन आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो लिथियम का जो रासायनिक गुण है वे सोडियम के रासायनिक गुण के समान था। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने क्या बताया कि तत्वों का जो पहला तत्व है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन ले तो हाइड्रोजन का जो रासायनिक गुणधर्म होगा वो फ्लोरीन के समान होगा, और फ्लोरीन का किसके समान होगा, क्लोरीन के, लिथियम का सोडियम के, सोडियम का पोटेशियम के समान। ऐसे ही आगे बढ़े हैं, बेरियम का मैग्नीशियम के समान रासायनिक गुण समान होगा, और मैग्नीशियम का कैल्शियम। ठीक है, तो इनका रूल केवल कैल्शियम तक ही फॉलो हो रहा था। कुल तत्वों की संख्या कितनी थी, 56 थी, लेकिन इनका जो रूल था केवल कैल्शियम तक फॉलो हो रहा था। इसके आगे इनका रूल क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि जो फ्लोरीन, क्लोरीन और इसी में आया था ब्रोमीन। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, और इसी में इन्होंने कोबाल्ट और या फिर निकिल को रख दिया, कोबाल्ट और निकिल को रखा, जो कि इस गुणधर्म के समान नहीं थे। इसलिए क्या हुआ कि इनका रूल क्या हो गया, आगे फेल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इनकी कुछ कमियां भी हैं, तो ये याद रखना है। इनसे ज्ञात कुल तत्व कितने थे, 56, और कब किया था इन्होंने अपना नियम, कब दिया था, 1866। तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा था, और जो पहला तत्व है वे 8वें तत्व के रासायनिक गुण में समान होता है, और इनका जो नियम था केवल कैल्शियम तक ही लागू हो रहा था, इसके आगे लागू नहीं हो रहा था। ठीक है दोस्तों, तो इनसे इतने क्वेश्चन बनते हैं। अब चलते हैं अगले नियम। इसके बाद जो आवर्त सारणी को वर्गीकृत करने का या फिर अपना नियम किसने दिया, तो इसके बाद दिया मेंडलीफ ने। ठीक है दोस्तों, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कुल ज्ञात तत्व थे 63। कुल ज्ञात तत्वों की संख्या उस समय कितनी थी, 63 थी। और मेंडलीफ को पीरियोडिक टेबल या फिर आवर्त सारणी का जनक भी कहा जाता है। मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ग्रुप और वर्ग बताया था। ठीक है दोस्तों, तो कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, 63 थी, और इन्होंने अपना नियम कब दिया था, तो इन्होंने दिया था 1869 ईस्वी में। 1869 ईस्वी में इन्होंने अपना नियम दिया था, और इन्होंने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। तो ये भी यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि मेंडलीफ ने तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया, तो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। कुल तत्व कितने थे, 63 थे, और कब किए थे, 1869 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, और मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कुल ग्रुप थे जो ऊर्ध्वाधर कॉलम होता है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ या ऊर्ध्वाधर स्तंभ या वर्टिकल
वर्टिकल कॉलम को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर स्तंभ। या अब इसी तो मेंडलीव ने ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहा था? ऊर्ध्वाधर स्तंभ को कहा था ग्रुप, जिसे हिंदी में कहा जाता है वर्ग। और कुल वर्गों की संख्या कितनी थी इनके आवर्त सारणी में? तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुल वर्ग की संख्या थी 9। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुल ग्रुप या वर्ग की संख्या कितनी थी? 9। और ऊर्ध्वाधर स्तंभ जैसे ये क्या है हमारा ऊर्ध्वाधर स्तंभ, और 36 पंक्ति हॉरिजॉन्टल कॉलम को क्या बोला जाता है? 36 पंक्ति हॉरिजॉन्टल कॉलम। तो हॉरिजॉन्टल को कॉलम क्या बोला जाता है? 36 पंक्ति। और 36 पंक्ति को क्या इन्होंने बताया? पीरियड। 36 पंक्ति क्या बताया? पीरियड, जिसे आवर्त कहते हैं। और कुल आवर्त की संख्या इनके आवर्त सारणी में कितनी थी? तो कुल आवर्त की संख्या कितनी थी? 7। ठीक है दोस्तों, इनके आवर्त सारणी में कुल आवर्त की संख्या कितनी थी? 7। और कुल वर्ग कितने थे? 9। तो यहाँ से क्या क्या याद रखना है? मेंडलीव के आवर्त सारणी में ज्ञात तत्वों की संख्या 63 कब किए थे? 1869 ईस्वी में। इन्होंने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। और मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर स्तंभ कितने थे? 9, जिन्हें ग्रुप कहा जाता है या वर्ग। 36 पंक्तियां कितनी थी? 7, जिन्हें पीरियड या आवर्त कहा जाता है। अब इनके कुछ डिमेरिट या कमियां थी। अब इनकी कमियां क्या थी? इनके आवर्त सारणी में भी कुछ कमियां पाई गई। जैसे इन्होंने क्या किया? कोबाल्ट को जिसका जो परमाणु भार होता है, जो कोबाल्ट का परमाणु भार होता है 58.93 कोबाल्ट को निकिल जिसका परमाणु भार होता है 58.7। ठीक है दोस्तों, तो कोबाल्ट का परमाणु भार 58.93 और निकिल का परमाणु भार 58.7। इसका परमाणु भार कम है, इसका और इसका क्या है? ज्यादा है। अब कोबाल्ट को इन्होंने निकिल से पहले रख दिया। और टेल्यूरियम जिसका जो परमाणु भार होता है 127.6, जबकि जो आयोडीन होता है, आयोडीन का जो परमाणु भार होता है 126.9 से पहले रख दिया। जबकि इन्होंने अपने नियम में क्या बताया था कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में इन्होंने तत्वों को व्यवस्थित किया था। और यहाँ पे इनका कमियां क्या निकल गया? कोबाल्ट जिसका परमाणु भार निकिल से ज्यादा है उसको पहले, जबकि निकिल को बाद में। टेल्यूरियम जिसका परमाणु भार आयोडीन से ज्यादा है तो टेल्यूरियम को पहले और आयोडीन को बाद में रखो। ठीक है दोस्तों।